तो दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम फ्रांसीसियों को और उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें जो स्पेक्ट्रम में लिखी हुई हैं लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। और अगर हम फ्रांसीसियों के बारे में देखें तो फ्रांसीसी कंपनी थी क्या थी, यूरोपीय कंपनी थी, लेकिन अन्य यूरोपीय कंपनियों से इसे आने में थोड़ा सा लेट लगा। लक्ष्य इसका क्या था, यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लगी थी। क्यों देर लगी थी? क्योंकि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये मेडागास्कर और उसके आसपास के क्षेत्र में ही बिजी थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में एक नई युगांतरकारी घटनाओं और के क्रम में एक मंत्री थे उनके, कॉलबर्ट, ठीक है, कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनीज डेस इंडीज ओरिएंटलीज की स्थापना की गई थी। यह पूर्णतः राज्याधीन कंपनी थी, ठीक है। 1667 में फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला और 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर कारखाना खोला। फ्रांसिस मार्टिन ने सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। किसको? फ्रांसिस मार्टिन को। 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथोम छीन लिया। 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र पुदुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पौंडीचेरी का विकास हुआ, ठीक है। पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों ने किससे प्राप्त किया था? वालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से प्राप्त किया था, इसको याद रखना है, ठीक है। वालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से प्राप्त किया था और फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया? पौंडीचेरी का विकास किया। हालांकि 1698 में डचों ने पौंडीचेरी छीन लिया, किंतु 1697 की रेजविक की संधि से पुनः पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई। इस प्रकार 1690 में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, ठीक है। 1665 और 1695 के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थी। ये फ्रांसीसी कंपनी एक तो ब्रिटिश कंपनी से छोटी थी और डुप्ले ने बहुत सारे युद्ध में अगर जिताया भी है ना, तो वो आपसी मनमुटाव के कारण ही क्या किए, अपनी हार का कारण बने हैं, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया, उसकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट और 1739 में करेकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। देखिए, राज्याधीन कंपनी एक तो अगर हम एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें और एक तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें तो दोनों में तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, प्राइवेट संस्था थी, तो ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार थे। और जो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक सरकारी कंपनी थी, जो हमने शुरू में पढ़ा पूर्णतः राज्याधीन है, इसका मतलब था कि वो एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण अधिक रहता है कोई भी सरकारी कंपनी पर, जिससे कंपनी की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नियति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफ़ी कुछ निर्भर थी। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार फ्रांस की वैदेशिक नीति के बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 से 1713 ईस्वी के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास होगा। इसके बाद 1720 में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ और 1742 में पौंडीचेरी गवर्नर लिनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिक शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। 1742
में भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीति में अमूल परिवर्तन हुए और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद की का विस्तार निर्धारित किया। 1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय का शुरुआत थी। फ्रांसीसियों का नाम लेते हुए आपको डुप्ले सबसे पहले याद आना चाहिए, क्यों? ठीक है, डुप्ले ने ही भारत में फ्रांसीसियों की नींव को जमाया भी था, खड़ा भी किया था। हालांकि उससे कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसको वापस बुला के फ्रांसीसियों ने मतलब उसको वापस फ्रांस बुला लिया गया था। उसके बाद भारत में फ्रांस कंपनी सीधे गिरती ही गई। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ये आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहलाए थे। ठीक है, ये डायरेक्टली मतलब इसमें हिंदू शासक ही लड़ रहे हैं, जैसे उनको लड़ाया जा रहा है, लेकिन बैकबोन बन के एक के पीछे ब्रिटिशर्स हैं और एक के पीछे फ्रांसीसी हैं। ठीक है, इसीलिए इसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी कहा जाता है, लेकिन आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाल और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया गया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार था, तथापि 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 में फ्रांसीसी मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ उठाकर सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्र विशेष कर्नाटक, मद्रास और पौंडीचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध यही बना था कारण पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड परस्पर संघर्ष का समय था, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, तो वो भारत में भी लड़ रहे थे। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसीलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था। इसी चीज का फायदा फ्रांसीसियों ने उठाया था और फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा मद्रास के तट पर आ गया। इससे क्या हुआ, मद्रास पर उनका अधिकार हो गया। इसके बाद कौन सी संधि हुई थी? पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध में एक्सला सापेल की संधि। ठीक है, एक्सला सापेल की संधि, इसके अनुसार ये संधि आगे हम पढ़ेंगे। इसके अनुसार क्या कर दिया गया, मद्रास तट अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। उसके बदले उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को दे दिया गया। ठीक है, 1740 से 1765 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासन नवाबों के हाथ में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, 1740 से 1748 तक हुआ था ये युद्ध। और इस युद्ध का बेस क्या था कि हैदराबाद के नवाब हैं एक तरफ, और एक तरफ क्या है, कर्नाटक के नवाब हैं। ठीक है, देखते हैं हम आगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थीं। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदता ही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण थी, क्योंकि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर हुआ था। चूंकि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वे भारत में भी लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पौंडीचेरी का गवर्नर पद पर डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले था, और मद्रास के गवर्नर पद पर मोर्स था। ये याद रखना है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के टाइम
डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और मोर्स क्या था, मद्रास का अंग्रेज गवर्नर था। ठीक है, मद्रास और पौंडीचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव किया। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबरदोनी की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। ये लाबरदोनी, इस बीच डुप्ले और लाबरदोनी के बीच मतभेद हो गया। लाबरदोनी ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबरदोनी के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अड्यार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास का नवाब सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उन्होंने पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेज की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे। उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला-सापेल संधि हुई, जिसमें यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। प्रावधानों में क्या था? अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई और जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी, भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य का विस्तार निश्चित किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया। फर्स्ट युद्ध में कोई विशेष बात नहीं आ रही है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। एक्सला-सापेल की संधि हुई यूरोप में, तो वही संधि के तहत जो भारत में मद्रास में फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, इसे अंग्रेजों को वापस लौटाना पड़ा और बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिल गया। ठीक है, बस यहाँ तक यही बात है। और नौसेना का महत्व बढ़ा, जिससे भारतीय राजाओं की कमजोरी सामने आ गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1751 से 1755 के बीच ये कहाँ लड़ा गया था? इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने के बाद उसके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो भी में देखिए, एक फ्रांसीसी भी लड़ रहे हैं और फ्रांसीसी भी लड़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स भी इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, लेकिन जीत डुप्ले की कूटनीतिक शक्ति के कारण फ्रांसीसियों की हुई थी। ठीक है, ठीक उसी समय कर्नाटक, यहाँ पे बोला गया जा रहा है हैदराबाद में क्या चल रहा है। आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो गया। उनके 2 पुत्र थे, ठीक है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। जो जैसे फ्रांसीसी हैं और ब्रिटिशर्स हैं, वो अलग अलग मुजफ्फर जंग और नासिर जंग का क्या करेंगे, साथ देंगे। और साथ ही साथ कर्नाटक में भी क्या चल रहा है, अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त के मतलब दामाद हैं चंदा साहब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का साथ दिया था और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया था। और वहीं फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का
साथ दिया। इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। उधर 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयास करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया। 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, ये हम देखते हैं। अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और अनवरुद्दीन किसके साथ है? अनवरुद्दीन है ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, अब अनवरुद्दीन मारा गया तो कौन जीता? वहां पे चंदा साहब का शासन हो गया, कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। ठीक है, डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पौंडीचेरी के निकट एक विशाल सेना क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और नासिर जंग और मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया गया। नासिर जंग ने क्या किया? मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले की कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के जो आसपास सैनिक थे ना, इन्हीं को रिश्वत देके उन्हें अपने साइड कर लिया और उन्हीं के हाथों नासिर जंग को मरवा दिया। तो वहां पे भी कौन किसका शासन हो गया? मुजफ्फर जंग का। ठीक है, नासिर जंग ने सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया और इन अधिकारियों ने 1750 के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया, परंतु मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने के पूर्व ही हत्या कर दी गई। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया, लेकिन किस शर्त पर बनाया गया? कि वे फ्रांसीसियों का साथ देंगे। ठीक है, और सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान किया। 1751 में अंग्रेजों और मद्रास के साउंडर्स को गवर्नर बनाया। अंग्रेजों की ओर से मद्रास के साउंडर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए 1751 में अंग्रेजी सेना तिरुचिरापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली के घेरे में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सॉन्डर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दी। 1751 में क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला, तब उसने अपने पुत्र रजा खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी। रजा खान ने अर्काट में क्लाइव को घेर लिया, उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंची। रजा खान को विवशतापूर्वक पीछे हटना पड़ा। अर्काट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अपना धैर्य बनाए रखा। शीघ्र ही मराठों और मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया। 1753 में फिर से तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला। 1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसने डुप्ले को वापस बुलाया। बस यहीं से डाउनफॉल चालू होता है फ्रांसीसी कंपनी का। ठीक है, डुप्ले को वापस बुलाया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडियो को गवर्नर नियुक्त किया गया। गोडियो अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत ने अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कर दी। 1755 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर लिए गए। यह भी
दूसरी लड़ाई पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुई थी। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी की संधि हुई थी और तीसरे में पेरिस की संधि होगी। ठीक है, पहले में हमने क्या पढ़ा, एक्सला सापेल की संधि, दूसरे में थी पौंडीचेरी की संधि और तीसरे में क्या होगी, पेरिस की संधि। यह प्रावधान भी किया गया कि दोनों देशों की सरकारें इसे मान्यता प्रदान कर देंगी तो यह संधि स्थायी हो जाएगी, लेकिन पौंडीचेरी की संधि ज़्यादा दिन तक चली नहीं। ठीक है, अस्थायी रही। 1755 में ही फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पौंडीचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा। इस दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी हो रहे थे। फ्रांसीसी वापस बुला लिया जाने के कारण प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध में अंत में क्या हो रहे थे, भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया। मतलब डुप्ले को वापस बुलाया तो क्या हो गई, उनकी जितनी भी सफलताएं थी वो खाक हो गई, क्योंकि उसके बाद जितने भी लाए ना, या तो फिर वो गोडियो हो गया या फिर काउंट डी लाली आएगा आगे, वो सब उतने कैपेबल नहीं थे जितना कि डुप्ले था। ठीक है, जबकि इस समय रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पौंडीचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने यह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश ने पूर्णतः सहयोग दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गोडियो ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। अब तीसरा एंग्लो कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं। तीसरे एंग्लो कर्नाटक युद्ध में पूरे जो फ्रांसीसी सेना होगी ना, उसको पूरा भारत से बाहर कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी भारत के कुछ क्षेत्रों में रह पाएंगे पेरिस की संधि के द्वारा, लेकिन क्या होंगे, जो सेना है वो भारत में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि से हुई। पौंडीचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। 1756 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर से भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया गया। तीसरी कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार के सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। जब वह भारत पहुंचा तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था, पर बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजी बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला। 1758 में उस पर कब्जा किया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला था। यह घेरा बहुत लंबे समय तक था, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली को मजबूरीवश तंजावुर से घेरा उठाना पड़ा। ठीक है, इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में कमी आई। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी का सहयोग के लिए बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने का अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक सलावत जंग ने भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी गवर्नर का घेरा डालने में तो सफल रहे, परंतु खाली हाथ ही यह घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता गया। 1759 में अंग्रेजी सेनानायक क्रुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 में मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच वॉन्डीवॉस के नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। यहाँ पे थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध वॉन्डीवास में लड़ा गया था। ठीक है, पौंडीचेरी के पास था वॉन्डीवास में लड़ा गया। इसके बाद जो संधि हुई, पेरिस की संधि, उसमें यह डिसाइड हुआ कि फ्रांसीसी भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे पौंडीचेरी, इन सब क्षेत्रों में रह पाएंगे, लेकिन अपनी सेना भारत में नहीं रखेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी बंदी बना लिया गया। वॉन्डीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हो गई। इस संधि के बाद भारत में भी
दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ। पौंडीचेरी, चंद्रनगर आदि संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह शर्त भी रखी गई थी कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार की ओर कर लिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़कर फेंक दिया। ठीक है, फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। फ्रांसीसियों की पराजय के कारण राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। अब असफलता के कारण देखते हैं। ठीक है, नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था। डुप्ले के नेतृत्व में भी वे साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे, किंतु 1754 में डुप्ले की वापसी और 1758 में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने से फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं धूल दूसरित हो गई। डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीतिक सूझबूझ के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया, उसे उसके देश के ही अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जिससे भारत में उसकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा असफलता के लिए अनेक कारण थे। जैसे क्या कारण थे? अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। यह कारण था कि ये जो कंपनी थी, आर्थिक जो अंग्रेजों की कंपनी थी, ये फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। वो एक प्राइवेट कंपनी थी, अपने फाइनेंशियल फैसले वो खुद ले सकती थी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, उससे मतलब जितने भी फैसले थे वो सरकार के द्वारा लेने थे। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 56 के बीच लगभग 2.5 गुना व्यापार अधिक किया। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेज अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। पर दूसरा कारण है कंपनी का स्वरूप। कंपनी का स्वरूप मतलब जो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी थी। फ्रांसीसी कंपनी को ब्याज एक निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसीलिए वह भी कंपनी के कार्यों में रुचि नहीं लेते थे। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेजी कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। अंग्रेजों का बंगाल विजय। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद इन्होंने क्या कर लिया था? बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी, साथ ही उसे बंगाल पर धन और जनशक्ति भी प्राप्त हुई। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय को का प्रयोग वे मद्रास युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा न तो कोई प्रदेश ही था और वे दक्षिण तक ही सीमित रहे। यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिणी भाग के प्रमुख को व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथापि बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया। डुप्ले की फ्रांस वापसी। डुप्ले को क्या कर दिया गया? तब फ्रांस में वापसी की गई जब वो अपने पीक पर था। ठीक है, यदि वह भारत कुछ और दिनों के लिए टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति में सुधार हो जाती और डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश में जितनी जानकारी उसे थी उतनी लाली को नहीं थी। फिर आता है अगला कारण, लाली की अदूरदर्शिता। लाली की अदूरदर्शिता। डुप्ले की वापसी के बाद काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया। तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था, इसीलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई। अगला है विलियम पिट की नीति। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था विलियम पिट। ठीक है, अंग्ल कर्नाटक युद्ध के टाइम इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था विलियम पिट। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिसमें उलझने के बाद भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पाया। फिर अगला यूरोपीय राजनीति। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस अनेकों देश के साथ उलझा हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक द्वीप रूप से स्थित देश था। ठीक है,
इंग्लैंड का अगर आप मैप देखें तो वो अलग से एकदम यूरोप में ना अलग से एकदम टापू टाइप से दिखता है, ठीक है, द्वीप कंट्री है वो, क्या बोलना चाहिए उसको, आइलैंड है, अलग अलग आइलैंड है। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना भी पाई जाती थी, जिसका अभाव था किसमें, फ्रांसीसियों में। फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना, जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है वहाँ पे पूरा समझेंगे, ठीक है। अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इसका लगभग सभी जलमार्गों पर वर्चस्व था, जिसे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। डॉलवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव ही मुख्य कारण था जो अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास जल सेना प्रचुर मात्रा में थी, थल सेना प्रचुर मात्रा में थी, परंतु जल सेना के अभाव में वह निरर्थक नाकामयाब साबित हुए। निष्कर्ष, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी। अगला है डेन्स। डेन्स के साथ ही हम ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप जुड़े, हमने पूरा इसमें फ्रांसीसियों को कवर किया हुआ है, स्पेक्ट्रम में जितनी भी बातें लिखी हुई थी। अगर मैं अभी डेन्स पढ़ूंगी तो मिक्सअप हो जाएगा। हम इस वीडियो में फ्रांसीसियों को करते हैं, फिर आगे हम डेन्स भी पढ़ेंगे और पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम सीधा उग्र राष्ट्रवाद का युग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा आता है और पढ़ना भी यही क्रम में चाहिए। तो भारत में अंग्रेजों, यूरोपियनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ें, फिर अपने देश की आप युद्ध, मतलब जो भी विद्रोह इन सब हुए हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वापस से मतलब आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।